क्लासिकल फिजिक्स है, जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, वो जो है वो बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक है। यानी कि हमें हमें अम, एक फैसला कुन है, मतलब ये कि हमें पता है कि बहुत सारी चीजें नोन होती हैं उसमें, और जो अगर आप कोई चीज कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं तो वो उसके एब्सोल्यूट आंसर्स आते हैं। यानी कि अगर हम हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का हमें मास पता है, एक का नहीं पता, तो जो ग्रेविटेशन न्यूटोनियन फिजिक्स है उससे हम वो इक्वेशन लगा के एक क्या कहते हैं, डेफिनेट वो निकाल सकते हैं उसका दूसरे वाले का मास। तो ये डिटर्मिनिस्टिक कहलाती है। अच्छा, रिलेटिविटी जो है वो भी डिटर्मिनिस्टिक है। यानी कि उससे भी आपको क्या क्या मुस्तनद जवाब मिलते हैं, आपको डेफिनेट जवाब मिलते हैं भी किसी भी उसका। लेकिन उसमें जो आइंस्टाइन का टेक था वो जरा सा डिफरेंट था। एक एक बात तो ये कि वो ग्रेविटी को उस तरह ट्रीट नहीं करता है, किया जिस तरह न्यूटन ने किया। उसमें ये था जो हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था, कि वो स्पेस टाइम की जो एक फैब्रिक है, उसमें जो अगर कोई मैसिव, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो उस पर प्लेस है, तो वो स्पेस टाइम को कर्व कर देता है। जिस तरह अगर आप हमने बताया दुपट्टे को अगर आप चाहो उसे खींच के रखते हो, बीच में कोई फर्ज करें आम रख दें, तो वो अंदर की तरफ दब जाएगा। और वो जो दबने का जो इफेक्ट है वो ग्रेविटी वेल है, तो उसमें अगर कोई चीज फंस जाती है। ये जरा डिफरेंट अप्रोच है न्यूटन से। और एक और जो बात थी उसमें उन्होंने न्यूटन का ये था कि टाइम जो है वो हर 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 ऑब्जेक्ट जो स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करता है कायनात में, उसका अपना टाइम होता है। वो टाइम जो है वो जिस रफ्तार से कोई भी चीज चल रही है उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर मैं इस वक्त रोशनी की रफ्तार से चलना शुरू हो जाऊं, तो मेरे लिए एक बहुत कम वक्त गुजरेगा। और लुबना, तुम वहां बैठी हो अर्थ में, तो तुम्हारे लिए मुझे देख जो हम ऑब्जर्व्ड वो होगा, मेरे लिए होगा फर्ज करें 10 मिनट गुजरे, लेकिन तुम्हारे लिए होगा कि 6 महीने गुजर गए। वो एक ही क्योंकि हम अपना टाइम खुद कैरी कर, हर ऑब्जेक्ट का अपना टाइम रिलेटिव होता है। जो ऑब्जर्वर जो होता है ना, उसके उसकी ये न्यूटन के उसमें नहीं था। न्यूटन के ये था कि टाइम हर जगह एक है। तो हर ऑब्जर्वर एक ही टाइम को का एक्सपीरियंस करेगा। रिलेटिविटी में क्या, आपका टाइम रिलेटिव है, और वो जो रिलेटिव है वो स्पीड से रिलेटेड है और ग्रेविटी से। यानी कि आप कितना तेज जा रहे हो, स्पेस टाइम कितना ग्रेविटी से अफेक्ट हुआ हुआ है। तो लेकिन दोनों में जो एक कॉमन चीज थी वो थी डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिस्टिक जो उसकी वो जो है नेचर। यानी कि हम मुस्तनद होना किसी भी रिजल्ट का, कि हमें अगर चंद उसकी एलिमेंट्स पता है, किसी भी चीज किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या मास, तो हम उसका एक नतीजा निकाल सकते हैं जो कि डिटर्मिन किया जा सकता है थ्रू द मैथमेटिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो आई, जब क्वांटम फिजिक्स, उसमें उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है। अम, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी पे है वो चीज, कोई भी चीज। यानी उन्होंने जो एग्जांपल दिया और ये लैब में भी दिखाया गया, कि अगर आप एक एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन वो कर रहा है गर्दिश, क्योंकि अगर आप देखें किताबों में, तो एटम जो है उसका जो मॉडल दिखाया जाता है स्कूल की किताबों में या यूनिवर्सिटी के, उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है। किसी हम्म। ने भी हाई स्कूल की पढ़ी हुई है तो, और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे एक प्लानिटरी सिस्टम है। तो वो तस्वर जो था वो ये था कि ये भी वैसा ही है कि मैस, उसका जो न्यूक्लियस है उसका एक मैस है, मादा है, और उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं वो भी, उनका भी मैस है। इवन दो बहुत ही कम मैस है, लेकिन वो एक न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे हमारे प्लैनेट जो है वो सूरज के गिर्द, इस तरह वो। लेकिन ऐसा नहीं है। पता ये चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली कई जगह पे एक वक्त पे पाया जा सकता है। तो अच्छा। अच्छा, और तो ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता। अगर आप फॉर श्योर उससे नहीं कह सकते वसूख से कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उसकी पोजीशन ये है इस्लाम में। ये जो जितनी भी स्पेसक्राफ्ट जाते हैं, तो ये जो वो कैलकुलेट ही ऐसे करते हैं कि हमें फर्ज करें ये जो स्पेसक्राफ्ट है हमें मार्स भेजना है,
उसका ऑर्बिट की स्पीड पता है, उसके सब पता है, तो वो उस एंगल पे भेजते हैं कि वो जाके वहां पर लैंड करता है, क्योंकि स्पेस में अ, अम, वो रैंडम इतना नहीं है, वो नोन है, वो डिटर्मिन्ड है। लेकिन ये बड़े लेवल पे जब आप दुनियावी सतह पे कह रहे हैं, जो हम जो अपनी चारों तरफ चीजें देखते हैं, मैटर जो है स्लो मूविंग है और क्या कहते हैं बड़ा है। लेकिन जब आप एटॉमिक सब एटॉमिक स्केल पे जाते हैं, यानी कि जर्रों की सतह पे जाते हैं, तो बाय द वे एटम जो है वो ग्रीक में उसका मतलब है कि वो चीज जो मजीद तकसीम ना हो सके। तो ये बहुत पहले से इस बात की डिस्कशन चल रही, हजारों साल पहले से। बल्कि वो जो था ग्रीक का फिलोसफर डेमोक्रेटस, उसने ये कॉइन किया था टर्म एटम, दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। यानी ये एहसास था उस वक्त भी, फलसफी जो थे वहां पे साइंस के बारे में सोच रहे थे कि यार ये जो मादा है छोटा होता होता तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे उनका ख्याल था कि एटम आ जाएगा और वो फिर एक कोई पार्टिकल होगा जो अनडिवाइडेबल इनडिविजिबल होगा या तकसीम नहीं हो सकता मजीद। तो वो था एटम। अब हमने जब जब ये रिसर्च होनी शुरू हुई, तो अम, पता ये चला कि जैसे मैंने जिक्र किया था कि वो आप इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लाउड की तरह, वो एक चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक बादल की तरह इलेक्ट्रिफाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड के की शक्ल लेके एक एटम के गिर्द होता है। जैसे हमने देखा कि अगर तुम्हें याद हो कि शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, तो पहले शेल जो होता है या ऑर्बिट होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, फिर उससे एक दूर होता है, तो वो एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो उसमें जो मॉडर्न जो जदीद क्या कहते हैं फिजिक्स है या तबियात है, जो जर्रों को देखती है, उसमें उन्होंने ये रियलाइज किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उस पे बेस्ड है ये चीज। और हमें एक स्टेटिस्टिकल या प्रोबेबिलिटी का एक कैलकुलेशन करना होता है कि क्या चांस है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे होगा इस वक्त। तो वो एक कैलकुलेशन होती है और उसमें पता चलता है कि 60% चांस है, 70। तो वो एक ऐसे डिटर्मिन करने के एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं कितना ज्यादा चांस है ये कि होगा, लेकिन आप फॉर श्योर नहीं कह सकते। तो आइंस्टाइन तो इस पे खुश नहीं था। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, दैट्स मैं मान ही नहीं सकता कि जो है ये ऐसा ऐसा है कि कोई आप बिल्कुल जो है एक वो खेल रहे हैं रशियन, मतलब एक वो है ये, आप गैम्बलिंग हो गई कि भाई ये। गैम्बल है। हाँ, फिजिक्स कैसे ऐसा हो सकता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने और तजर्बे तजर्बे ने यही हमें बताया कि जब आप जैसे जैसे छोटे लेवल पे आप किसी चीज उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं या मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप मेजर नहीं कर पाते डायरेक्टली। अच्छा, एक और जो चीज पता चली अम, वो ये थी कि पार्टिकल्स और मादा एनर्जी जो है या मादा जो है, वो उसकी जो एक नेचर है वो ये जो है कि मैटर है। हाँ ये मैटर है। वो उसकी नेचर ये है कि वो बहुत ही छोटे लेवल पे, यानी कि जब हम जर्रों के उस पे आते हैं, जर्रा कहना जरा गलत इस्तेलाह है, क्योंकि टर्म है, क्योंकि जर्रे से हम ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि उसके उसका उसका कोई मैस है। अब आप एक हम्म। चीज समझने की कोशिश करें कि मैस जो है वो और एनर्जी वो इंटरचेंजेबल है। वो ये एक तस्वर है क्वांटम फिजिक्स का। तो उसमें ये पता चला कि कभी वो पार्टिकल, उसे पॉइंट पार्टिकल्स कहते हैं, जिनका मास होता है वो एज अ पार्टिकल क्रिएट उनको वो किया जाता है कंसिडर, या फिर वो वेव हो जाती है एनर्जी के फॉर्म में। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज है इंटरचेंज होती है। तो फिजिसिस्ट को ये पता पता चला या साइंटिस्ट को, यार ये तो इस सतह पे तो बहुत ही छोटी सतह पे ये एनर्जी और पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल है। तो आप फिर वही बात, डिटर्मिनिस्टिक जो है वो डिटर्मिनिज्म उसमें से खत्म हो जाता है। आप फुली डिटर्मिन नहीं कर सकते कि क्या होगा। उसका एक बहुत मशहूर एक एक्सपेरिमेंट है, जो वो वाला एक्सपेरिमेंट है, स्लिट पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी की चीज कहलाती है। यानी कि जर्रा जो है वो किसी पॉइंट किसी भी वक्त वेव्स की तरह यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या वापस पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने
वो ईएम रेडिएशन होती है, फोटॉन्स ही समझ लें आप। जो लाइट, रोशनी जो है, अगर आप उसे बहुत करीब से देखें तो वो एनर्जी के पैकेट्स हैं, छोटे छोटे, उन्हें फोटॉन्स कहते हैं। तो वो हम्म। फोटॉन्स जो हैं, अगर आप फायर करें किसी एक जो भी उनका लैब का जो apparatus है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एक, आप समझ लें, फायरिंग गन थी जिससे फोटोन निकलता है, उसके उधर उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी है, जो कि अगर आप इसको दो उसमें वो कर सकते हैं सेटिंग्स के ऊपर। एक में कि आप सिर्फ बटन दबाएं तो एक सुराख आ जाता है उस पर सिर्फ, हम्म। और अगर बटन दबाएं तो फिर वो स्लिट वो कई कई सुराख हो जाते हैं, मतलब एक सुराख नहीं रहता। तो जब वो एक सुराख में से फायर करते थे तो फोटोन गुजरता था एज अ पार्टिकल। और पीछे एक स्क्रीन है, जो कैडमियम, एक वो है, क्या कहते हैं, कैडमियम सल्फेट है या क्लोराइड है, जो कि वो डिटेक्ट करता है उस पे कि कौन सा पार्टिकल आ रहा है, उस पे निशान बन जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये फायर किया, तो पीछे एक सिंगल स्लिट अगर है, तो उसमें देखा कि वो फोटॉन जो है, पार्टिकल्स जो हैं, वो जर्रे ही जा रहे हैं। उन्होंने रैंडमली उसे स्विच करना शुरू किया। तो जब भी वो मल्टी स्लिट होता था तो फिर वो वेव्स में चेंज हो जाता था। जब भी वो सिंगल स्लिट होता था तो वो क्या कहते हैं, पार्टिकल में दोबारा होता है। तो उनको पता चला कि इसकी जो बिहेवियर है इस फोटोन की, वो वेव और यानी एनर्जी और पार्टिकल की दोनों वो लेता है। उसके अलग अलग इक्वेशंस बने, क्योंकि वेव्स के जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, वो थोड़ी सी अलग है। और जो पार्टिकल्स है वो काइंड ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स से मिलती जुलती है, क्योंकि वो मैथ्स से ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था बहुत सारे साइंटिस्ट, यार ये कैसे हो सकता है। हम वो हर चीज को यूनिफाई करना चाहते हैं कि एक थ्योरी हो जिसमें सब एक ही तरीका से एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसकी सारी मैथमेटिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स जब आया तो द मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स और वेव्स और व्हाटएवर दैट, जो बहुत ही छोटे लेवल पे चीजें हैं, उसकी अलग प्रोबेबिलिस्टिक, यानी कि एक स्टेटिस्टिक है कि कितनी दफा एक चीज होती है, तो उस अगर हम 10,000 दफा कोई चीज करते हैं तो वो कितने परसेंट, अगर 8,000 दफा हुई तो 80% ऑफ द टाइम ये होगा। उस प्रोबेबिलिटी पे ये चीज बेस्ड है। तो दैट वाज अ बेसिक चीज। एक और साहब थे जो मैं आखिर में कहूंगा, उनका नाम है श्रोडिंगर। हम्म। श्रोडिंगर, अच्छा, ये कोपनहेगन में ये एक मीटिंग्स हुआ करती थी अर्ली 20th सेंचुरी में, जिसमें ये सारे थे। श्रोडिंगर था, हाइजेनबर्ग था, पॉली था, अपने ये थे, आइंस्टाइन भी थे। तो उसमें कई सारी ब्रेन्स थी फिजिक्स की एटलीस्ट। तो हम्म। वहां पे ये मीटिंग्स हुआ करती थी, और जो फिजिक्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे उनको वहां डिस्कस करने किया जाता था, और करने की कोशिश करते थे। तो ये सवाल जो है, कुछ मीटिंग्स में लेट 20s में ये डिस्कशंस हो रही थी, और उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए कि भाई हम ये कैसे हो सकता, आइंस्टाइन का ग्रुप जो था वो कह रहा ये हो नहीं सकता, और मतलब वो ही कहते कि हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि तो उसमें ये बता रहे हैं कि ऐसा है, यानी कि हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे होगा अगर आप उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। इवन दो नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को मिला था एक चीज के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहला नोबेल प्राइज मिला था कि वो, अगर आप जो है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि फोटोन ले लें, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर आप किसी स्टील प्लेट पे, आयन प्लेट पे उसे शाइन करें तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं सरफेस से उसके, क्योंकि हम्म। मेटल्स जो हैं वो आर मेड अप ऑफ, यानी सभी चीजें मेरे लगे आयोनिक होते हैं। वो आयोनिक यानी मेटेलिक सब्सटेंसेस के अंदर चार्ज आसानी से रिलीज किया जा सकता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, लेकिन वो पैकेट्स में रिलीज हो रहे थे, यानी कि अगर आप खास एनर्जी डालें तो उन्हें वो मेजर करते हैं कि खास पैकेट होगा। ऐसा नहीं था कि हमको पल्सेस में हो रहा था, कि ऐसा नहीं था कि मुस्तकिल एनर्जी निकल रही है, बल्कि खास एनर्जी की अगर आप शुआ डालें तो उससे रिलेटेड एनर्जी का पैकेट निकलेगा।
रिलीज हो रहा था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था। उस पे आइंस्टाइन को जो है नोबेल प्राइज मिल गया। इसकी रेलेवेंस ये है कि ही डिस्कवर्ड इट, ही वाज द रिलेटिविस्टिक साइंटिस्ट जो कि डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लेके ये जो क्वांटम मैकेनिक्स वाले लोग थे उन्होंने क्या देखे, आप हम आपको बताते हैं कि वो फिर बीच में जो दो एनर्जी लेवल वन पे जो इलेक्ट्रॉन, हाँ होता ही है कि अगर आप किसी एटम पे वो फोटॉन्स, सॉरी वो ईएम फोटॉन्स शाइन करें, तो आप देखते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में वो एकदम गायब हो जाता है, फिर दूसरे ऑर्बिट में नजर आता है, बीच में कुछ पता नहीं चलता कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। तो वो इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल है तो वो कहाँ गया। अब उसमें बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो बीच का हिस्सा है वो एनर्जी, जैसे मैं बताया था ना, वो स्लिट एक्सपेरिमेंट था कि कभी वो ड्युअलिटी जो है, यानी कि दो जो दोहरी जो उसकी जो वो एक नेचर है, वो यही है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक पार्टिकल कोई रहेगा, लेकिन वो जब आप एनर्जी शाइन करते हैं तो रिलीज जो होती है वो जो डिस्क्रीट उसे कहते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी, वो वही है कि जो वो जो दो ऑर्बिट्स के बीच में से जंप होती है, वो क्या कहते हैं, वो इस वजह से होती है कि वो इट्स अ पार्टिकल देन इट्स एनर्जी देन इट्स अ पार्टिकल अगेन। तो उसमें मैं कह रहा था कि श्रोडिंगर साहब जो थे, अर्विन श्रोडिंगर, उन्होंने एक मेंटल एक्सपेरिमेंट किया, वो था श्रोडिंगर्स हम्म, कैट इन द बॉक्स थ्योरी। और वो ये था कि उन्होंने कहा कि आप तस्वीर करें कि एक डब्बा है जिसके अंदर, या केज है, जिसमें हमने एक वो कवर्ड है वो, उसमें हमने एक हम्म, बिल्ली को बिठाया हुआ है, और उस केज के अंदर ये खसूसियत है कि उसके अंदर एक साइनाइड गैस की एक बोतल है, जो कि एक उससे अटैच्ड है, एक ऐसे हथौड़ी से कि वो इलेक्ट्रिक उससे चलती है, कि वो किसी वक्त भी उस हथौड़ी उस साइनाइड की बोतल को, गैस की बोतल को तोड़ देगी, और फिर जब अगर साइनाइड गैस रिलीज होगी तो बिल्ली की मौत हो जाएगी। लेकिन वो जो बटन है उस हैमर का, जो हथौड़ी का जो शीशे को तोड़ेगी, वो किसी आदमी के पास है जो कि किसी और कहकशां में बैठा हुआ है। तो हमें ये नहीं पता कि हाँ, वो रैंडमली किसी वक्त भी इसको दबा देगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो बिल्ली मरी हुई है या जिंदा इस वक्त, अगर आपको नजर नहीं आ रहा और आपको ये पता है कि वो जो साहब हैं जो किसी और कहकशां में बैठे हो किसी वक्त भी बटन दबा देंगे, तो हो सकता है उन्होंने दबा चुके हों वो, या वो दबाने वाले हों, या इस वक्त दबा हम्म, रहे हो, हमें ये नहीं पता। हम सिर्फ हम तो हमारा जो इन्फ्लुएंस होगा देखने से पहले, यानी कि जो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं डब्बे को उसको खोलने से पहले, हमारे पास या तो बिल्ली मर गई है क्योंकि वो दबा चुके हैं, या बिल्ली जिंदा है। पॉसिबिलिटीज दो हैं, राइट, जिसे तो बिल्ली मरी हुई भी है और जिंदा भी है। जब तक आप उस एक्शन को ऑब्जर्व नहीं करते तो वो आपको क्या कहते हैं, पता नहीं है उसका रिजल्ट क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक जिसे कहते हैं। लेकिन जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं तो उसी वक्त वो फिर एक रिजल्ट बनता है। जब तक आप उसे ऑब्जर्व हम्म, नहीं करते, और इस चीज को कहते हैं सुपर पोजिशन, यानी कि, और हम अब देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि एक वक्त में जो है इलेक्ट्रॉन, फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए बार बार जिक्र करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर उस चीज को इस्तेमाल किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक वक्त में किसी भी वक्त कहीं पे भी नजर आ सकता है, कि यानी कि वो कई जगहों पे एक ही वक्त पे हो सकता है। इसलिए हम जब देखते हैं तो वो जो, अगर आप देखें, अगर आप अब इस वीडियो के बाद आप जाके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाके देखें, किसी गूगल करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने एक एरिया शेड किया हुआ है कि जहाँ हीट मैप समझ ले होगा कि यहाँ इस एरिया में, यानी कि पूरे ऑर्बिट के कोई 60% एरिया में होगा कि यहाँ पे है। और ऐसा हो नहीं सकता डिटर्मिनिस्टिक फिजिक्स के मुताबिक, या इंट्यूटिव कह लें, जो हम खुद ही मतलब इंसानी जहन को इस्तेमाल करके एक अंदाजे के। इस केस में ये है कि हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि उम्मीद ये है कि वो इस जगह पे होगा, लेकिन वो हर जगह पे है, वो उस 60% या 70% जो भी वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुई है वहां पे एक ही वक्त पे। अब मैं उसमें एक और इसमें चीज ऐड करना चाहता हूँ थोड़ी सी, कि वो ये कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, अगर कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट, अगर आप आइंस्टाइन की इक्वेशन देखें तो जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की तरफ चला जाता है तो उसका मास जो है वो
इन्फिनिट उसकी तरफ जाने लगता है। इक्वेशन ही ऐसा है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके अम, वो सारा मैथ एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब थियोरेटिकली स्पीकिंग। ये एक नुकता है। दूसरा नुकता ये है कि वो जो हमने टाइम के बारे में जिक्र किया था, स्पीड, अगर जैसे जैसे मेरी रफ्तार तेज होती चली जाएगी, तो जो अब मुझे कोई प्लैनेट अर्थ पे ऑब्जर्व कर रहा है, फर्ज करें मैं स्पेसशिप में जा रहा हूँ और ऑब्जर्व करने के लिए उसके पास है कोई जरिया, कोई टेलीस्कोप, कोई दूसरी क्या कहते हैं, मशीन, तो वो ये ऑब्जर्व करेगा कि उसका अपना टाइम जो है वो ज्यादा तवील हो जाएगा, और मेरा जो टाइम है अगर मैं उसमें, तो मुझे मेरा कम वक्त गुजर रहा होगा। और जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट जाते हैं, तो वो वक्त जो है, वो टाइम कम होते 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 वो जीरो को, उसकी लिमिट जो है वो कन्वर्ज होती है जीरो पे। यानी कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो आपको कहीं और से देख रहा है उसका टाइम डायलेट हो रहा है, यानी कि उसका बहुत वक्त गुजर रहा है, और जो स्पीड ऑफ लाइट की तरफ जा रहा है उसका बहुत कम वक्त गुजर रहा है। और हम्म, जब उसका मतलब ये है कि अगर कम वक्त गुजर रहा है, उसका मतलब आपका जो फासला जो आप तय कर रहे हैं वो भी बहुत कम है। तो जो भी कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट पे चल रही है, उसे कोई फासला नहीं तय करना पड़ रहा। तो अगर हम कोई फोटोन को, अगर हम कोई कोई अगर कोई रोशनी की जो किरण वो 13 अरब साल पहले किसी कहकशां से हमें नजर आती टेलीस्कोप में, तो वो जो फोटोन है जो उस वक्त चला था, उसके लिए खुद बजाते खुद अगर आप उस फोटोन पे बैठे हुए होंगे, तो कोई वक्त नहीं गुजरा उसके लिए, ना कोई फासला तय हुआ। यानी कि दूसरा जिसमें मेरा, ये मेरा पर्सनल वो है ओपिनियन, कि फॉर द पर्सनल ओपिनियन तो नहीं कहूंगा, ये कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन इसको इंटरप्रेट इस तरह कर सकते हैं कि कोई भी फोटोनिक पार्टिकल जो है, जो स्पीड, वो जाहिर बात है वो स्पीड ऑफ लाइट पे चल रहा है, उसको, वो हर जगह कायनात के हर पॉइंट पे एक ही वक्त पे मौजूद। इसका जो एक, इसके लिए एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, यानी कि टर्मिनोलॉजी, उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड्स। यानी रिलेटिविस्टिक स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड करीब स्पीड्स हैं। और नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड जो है वो हैं जो हम रोजमर्रा में हम देखते हैं, जो रफ्तार है। तो इसलिए हम, इवन दो हम रिलेटिविटी हम पे भी लागू होती है। अगर मैं फर्ज के 80,000 मील फी घंटा चलना शुरू हो जाऊं, तो मेरा टाइम जो है वो कम गुजरेगा और आपका टाइम ज्यादा गुजरेगा।